हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टीचर जंक्शन। मैं हूं आपका दोस्त सचिन कुमार। मैं आपको सीडीपी तो करा ही रहा हूं, उसके साथ साथ मैं ईवीएस के टॉपिक्स वो भी आपको कवर कराऊंगा। जैसा कि केवीएस की वैकेंसी आपकी आ गई है, पीआरटी के लिए लगभग 6,500 वैकेंसी है, तो ये काफी सुनहरा मौका है आप सभी के लिए। और उसका जो डिटेल्ड सिलेबस है ईवीएस का, जो केवीएस में मेंशन है, वो मैं आपको कवर कराऊंगा। उसी का जो पहला पार्ट है वो है प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, कुछ सेटअप भी चेंज लग रहा होगा आज, लग रहा है नहीं लग रहा है? बच्चों, मैंने लाइट के लिए लाइट का इंतजाम करा है और बोर्ड भी लिया है। देखते हैं कैसा लगता है आज पढ़ाते हुए, और आपको भी पैटर्न समझ में आएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा ये डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी अगर इसका हिंदी में देखें तो उसका मतलब होगा लोकतंत्र। अब ये लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र वो तंत्र है जहां पे जनता का राज चले, जहां पे जनता जो है वो अपना लीडर सिलेक्ट करे, तो वो हो गया लोकतंत्र। ये डेमोक्रेसी जो है ये किस तरह की गवर्नमेंट है, किस तरह के इलेक्शन होते हैं इसमें, डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। डेमोक्रेसी में डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। अब ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या क्या हैं? डायरेक्ट इलेक्शंस वो इलेक्शंस हैं जहां पे आम आदमी वोट देने जाए, वो होता है डायरेक्ट इलेक्शन। और इनडायरेक्ट इलेक्शन जहां पे आम आदमी वोट देने ना जाए, वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। हालांकि अपने यहां डेमोक्रेसी में ही प्रेसिडेंट साहब को चुनने के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस का यूज होता है, लेकिन जो मेन लीडर है हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको चुनने के लिए हमारी 140 करोड़ जनता वो सब योगदान देती है। तो डेमोक्रेसी में डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है भाई? अब डेमोक्रेसी मान लो नॉन डेमोक्रेटिक ज्यादा अच्छा है या डेमोक्रेटिक ज्यादा अच्छा है? सोच के बताओ। मुझे तो लगता है डेमोक्रेटिक ज्यादा अच्छा है। क्यों है? क्योंकि यहां पे जेंडर इक्वलिटी है। क्या है जेंडर इक्वलिटी? मतलब मेल्स और फीमेल्स आपस में इक्वल हैं। कैसे हैं? क्योंकि दोनों वोट देने जाते हैं। आपके पापा भी जाते होंगे, आपकी मम्मी भी जाती होंगी, आपकी बड़ी बहन भी जाती होगी, सब जाते हैं वोट देने। तो ये बच्चों जो डेमोक्रेसी है वो जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करता है। और इसका क्या फीचर हो गया? मान लो आप अपने क्लास में या आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो वहां पे कोई ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपके और भी साथी हैं, उनके साथ आप वर्क कर रहे हैं, तो वो वर्क आप बेटा कोलैबोरेशन की फॉर्म में कर रहे हैं, आप सब एक साथ कर रहे हैं। उस ग्रुप में आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप बता रहे हैं, जो दूसरे को अच्छा लग रहा है वो बता रहा है, और एक जो कंक्लूजन आ रहा है उस पर फिर वर्क हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि डेमोक्रेसी इसी तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम जो चाहें वो बोल सकते हैं। ये इसका और फीचर हो गया कि डेमोक्रेसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच ये प्रोवाइड करती है हमें। और क्या समझते हैं डेमोक्रेसी के बारे में? डेमोक्रेसी में जो लीडर इलेक्ट होता है वो जनता ही तो इलेक्ट करती है। बहुत बताओ भाई, आपके बड़े भैया होंगे, आप होंगे, आपके मम्मी पापा सब वोट देने जाते हो नहीं जाते हो? जाना चाहिए। हालांकि अपनी इंडिया की जो वोट देने की क्षमता है वो काफी पीछे है, 60% पॉपुलेशन सिर्फ वोट देती है, लेकिन इसमें जो योगदान है वो बढ़ना चाहिए। डेमोक्रेसी में रूलर इलेक्टेड बाय द, कौन सिलेक्ट करता है? पीपल। ये एक सिंपल बात हो गई। अगर कोई सिंपल डेफिनेशन समझना चाहे तो उसके लिए ये हो गया कि भाई सीधी सीधी बात है, रूलर जो है वो डेमोक्रेसी में जनता दे चुका है। अब ये रूलर तो चुन लिया, अब वो रूलर अब वो चाहे कैसी भी प्रैक्टिस यूज करे, वो फिर बाद में जनता की माने या ना माने। तो ये बच्चों एक ब्रॉडर मीनिंग हो जाएगा, उसे भी हम बाद में समझेंगे। जैसे कि मान लो हमारे यहाँ जो रूलर है वो एक बार इलेक्ट हो गया और डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई, तो वो डेमोक्रेसी सिंपली जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं है उनसे तो अलग ही हो गई। ये डिफरेंशिएट कर देता है एक सिंपल डेफिनेशन नॉन डेमोक्रेटिक से। ये इसकी बात हो गई। और अपने यहां जितनी भी कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, वो सब अपने आप को डेमोक्रेटिक शो करना चाहती हैं।
वो कितनी डेमोक्रेटिक है या नहीं वो तो खैर बात की बात है, लेकिन सब आपको शो तो डेमोक्रेटिक करना चाहते हैं। अब इस डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। अपना फोन लेने जाते हो या कहीं बाहर घूमने जाते हो या रिश्ता देखने जाते हो शादी का, तो फीचर्स देखते हो नहीं देखते हो एक दूसरे के। सिमिलरली यहां पे भी फीचर्स हैं। इसका पहला फीचर क्या है? पहला फीचर है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड कैंडिडेट। मतलब जो भी मुख्य फैसले हों वो जीता हुआ कैंडिडेट ही ले। कुछ समझ में आया? चलो अब इसका एक एग्जांपल देंगे तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे तो हमने सादा सादा एक बात लिख दी है, ज्यादा कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं इसका। जैसे कि अपने पड़ोसी कंट्री है पाकिस्तान, उसमें 1990 में क्या हुआ, वहां के एक जनरल थे परवेज मुशर्रफ साहब। उन्होंने क्या किया, वहां की सरकार को गिरा दिया। जो वहां के प्रेसिडेंट साहब थे उनको हटा दिया और कहा भाई अब जो कंट्री में मेन है वो मैं ही हूं। अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया कंट्री का। अब घोषित करने के बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने एक रेफरेंडम जारी कर दिया। रेफरेंडम को अगर हम हिंदी में समझें तो एक फरमान जारी कर दिया और उस फरमान के अकॉर्डिंग उनने अपनी सरकार 5 साल और आगे बढ़ा ली। और उस रेफरेंडम को उन्हें ना पिछली सरकार जो थी ना उससे पूछा, ना जनता से कुछ पूछा, ना उनका वोट की ओर ध्यान दिया। उन्होंने वो रेफरेंडम भी जारी कर दिया। अब रेफरेंडम जारी करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने एक काम और करा। उन्होंने कहा चलो मैं इलेक्शन तो करा दूंगा क्योंकि मुझे भी डेमोक्रेसी शो करनी है अपनी कंट्री में। तो उन्होंने इलेक्शन कराए, लेकिन इलेक्शन कराने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि जो नेशनल असेंबली है या जो लेजिस्लेटिव असेंबली है पाकिस्तान की, उसको वो जब चाहे डिसमिस कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी के ऊपर है। तो बच्चों, इसमें जो मेजर डिसीजन लिए जाएंगे वो इलेक्टेड कैंडिडेट तो ले ही नहीं रहा। इसमें डेमोक्रेसी के लिए ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि मेजर डिसीजन जो ले वो इलेक्टेड कैंडिडेट ले। और इसका दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है इसका फेयर इलेक्शंस। अब किसी जगह इलेक्शन तो हो रहे हैं लेकिन वो फेयर नहीं है, वहां पे बहुत सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं वहां के लीडर। तो ऐसे भी इलेक्शंस का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक मेक्सिको कंट्री है, वहां का लीडर कभी हारा ही नहीं, हमेशा वही जीत रहा है। हालांकि इलेक्शन तो वो कराता है हर 6 साल में, लेकिन जीतता हमेशा वही है। अब वो बच्चों अनफेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करता है तभी तो लगातार जीत रहा है। ये इसकी दूसरी बात होगी। तीसरी बात इसकी जान लेते हैं कि 1 पर्सन 1 वैल्यू 1 वोट। ये लिख के कुछ समझ में आ गया होगा कि भाई एक आदमी है, उसकी एक कोई वैल्यू है और वो एक वोट देने जाएगा। समझे? अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे कि एक कंट्री है सऊदी अरेबिया, उसके बारे में आपने सुना होगा। सऊदी अरेबिया में क्या होता था, 2015 से पहले वहां पे महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार नहीं था। महिलाएं वहां पे वोट ही नहीं दे सकती। तो यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी भी वायलेट हुई और 1 पर्सन 1 वैल्यू 1 वोट ये भी वायलेट हुआ क्योंकि सिर्फ पुरुषों को ही अधिकार है। और इसका एक एग्जांपल समझे कि एक कंट्री है फिजी, आपने शायद नाम सुना हो इसका। फिजी में क्या होता था कि जो वहां के इंडिजिनस लोग हैं, इंडिजिनस फिजी हैं, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी और जो इंडियन फिजी हैं उनको कम इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो अगर आप एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, एक को कम इंपॉर्टेंस दे रहे हो और आप शो करना चाह रहे हो कि मैं डेमोक्रेटिक हूं, तो ऐसे भी डेमोक्रेसी का कोई फायदा नहीं है। ये इसकी तीसरी बात थी। अब इसका चौथा पॉइंट देख लेते हैं। इसका चौथा पॉइंट है रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स। भाई हर किसी की रिस्पेक्ट है और हर किसी के राइट्स हैं। अगर हम उनके राइट्स की रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे तो ऐसी भी डेमोक्रेसी का क्या फायदा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जिम्बाब्वे एक कंट्री है, उसके बारे में आपने सुना होगा। तो जिम्बाब्वे में एक लीडर थे ज़ेंग फू, शायद आपने नाम सुना हो। ज़ेंग फू थे, ज़ेंग फू। तो वो क्या करते थे भाई, एक बार तो वो जीत गए। अब उन्होंने क्या किया कि जो है वहां पे रेडियो न्यूज़पेपर सब पे बैन लगा दिया। कोई भी जो है सरकार के खिलाफ लिख ही नहीं सकता।
वहां पे उनमें से किसी को परमिशन ही नहीं थी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए। और इन भाई साहब ने क्या करा, एक लॉ जारी कर दिया कि अब हमारी कंट्री में जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसके पास सीधे सख्त से कार्रवाई है और उसे कहीं नहीं छोड़ेंगे। तो ये भी गलत है भाई। एक बार आप सिलेक्ट हो गए और आपके खिलाफ कोई बोल ही नहीं पा रहा, आप किसी को मौका ही नहीं दे रहे, तो ऐसे तो उसके राइट्स का वायलेशन हुआ। तो इसके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो राइट्स है लोगों की उनकी भी। तो ये 4 पॉइंट हमने देखे कि ये 4 फीचर अगर डेमोक्रेसी के अंदर है तो वो प्रॉपरली डेमोक्रेटिक है। अगर ये चारों फीचर नहीं है तो वो कहीं ना कहीं किसी हद तक नॉन डेमोक्रेटिक है। अब ये बात हमने इसकी जानी, अब इसे रफ कर लेते हैं, फिर अगली बात जानेंगे। चलो पहले डस्टर से ट्राई करते हैं। नया डस्टर है, सुंदर सुंदर, अच्छा रफ हो जाए बस। सही से तो नहीं हो रहा भाई। अपना पुराना कपड़ा है, वही साथ देगा। पुराने दोस्त ही साथ देते होंगे आपके भी, ऐसे ही पुराना कपड़ा ही साथ दे रहा भाई। बाकी तो सब छोड़ के चले गए। चलो उसे बाद में देखेंगे। तो आपने डेमोक्रेसी के बारे में तो जान लिया कि उसके क्या फीचर्स हैं, वो होती क्या है। अब इसकी इंस्टीट्यूशंस वो कौन कौन सी हैं और इनकी नीड क्या है। भाई हर चीज की नीड है तभी तो वो चीज बनाई गई। आपको भूख लगती है तभी तो आप खाना खाते हो, बगैर भूख के थोड़ी ना खाओगे। सिमिलरली यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की जरूरत क्यों है। अच्छा मान लो आपका स्कूल कॉलेज है, उसमें वाइस प्रिंसिपल साहब होते हैं। वो आपके लिए नियम कायदे कानून बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि स्कूल अच्छे से चले, रेगुलेट अच्छे से हो, वो कंट्रोल कर पाए आप पर, इसीलिए तो बनाते हैं वो सारे नियम। सिमिलरली यहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए भी कुछ इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ती है जो कि डेमोक्रेसी को हेल्प करे, सारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, उनके बेनिफिट के लिए ये इंस्टीट्यूशन का यूज हो गया। अब हम इसे देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस होती हैं। तो पहली इंस्टीट्यूशन होती है लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर हिंदी में क्या होती है? लेजिस्लेचर होती है विधायिका। नाम तो सुना ही होगा, विधायिका। अब ये विधायिका का काम क्या है वो समझ लेते हैं। लेजिस्लेचर का काम दोस्तों कि जितने भी बिल्स वगैरह बनते हैं, फाइनेंशियल होते हैं या और बजट वाले होते हैं, या जितने भी लॉज बनते हैं, वो सब यही सब लोग बनाते हैं। ये सब सभा में मिलते हैं, बैठक करते हैं, एक मीटिंग करते हैं कि चलो भाई आज कुछ बढ़िया बनाते हैं देश के लिए। तो ये लेजिस्लेचर का काम होता है। लेजिस्लेचर के और क्या काम होते हैं? लेजिस्लेचर जो कैबिनेट है उसको कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? मान लो आपके घर में आपको कोई कंट्रोल करने वाला ही ना हो, आपको स्कूल से तो होमवर्क मिल जाए, अब घर पे आप करो ही ना, क्योंकि आपको मम्मी का डर ही नहीं है। तो कोई फायदा है उस होमवर्क का? कोई फायदा नहीं है। सिमिलरली कैबिनेट को भी कंट्रोल करते हैं विपक्ष के लोग, क्योंकि उन्हें डर है भाई सत्ता वालों को कि कहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन जारी ना हो जाए। अब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन वो मोशन होता है जो विपक्ष के लोग जारी कर सकते हैं कि भाई हमें अब सरकार पे भरोसा नहीं रहा कि अब सरकार कुछ अच्छा कर पाएगी, अब हम सरकार के समर्थन में भी नहीं है और इसे भंग करना चाहते हैं। तो अगर ये मोशन जारी हो गया, विधायक उनके साथ शामिल हो गए, तो सरकार गिर जाएगी। तो सरकार गिरने के डर से कैबिनेट अच्छा काम करेगी। डर से ही तो काम अच्छा होता है हर जगह। और क्या काम होता है? कैबिनेट को क्रिटिसाइज करना। तो जो भी काम कर रही है अच्छा है या बुरा, उसको देखना कि वो काम अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है। अगर क्रिटिसिज्म ही नहीं होगा, वो अपनी मनमर्जी का करते रहेंगे जितनी पार्टी वाले, तो फिर कोई फायदा नहीं है विपक्ष का। इसलिए कैबिनेट को क्रिटिसाइज भी करते हैं। और क्या काम होता है? जितने भी फाइनेंशियल बिल्स होते हैं वो भी यही बनाते हैं।
और क्या काम होता है? लॉज बनाते हैं, मेकिंग लॉज। कंट्री के लिए कौन सा लॉ अच्छा है, कौन सा बेकार है, वो बनाते हैं। और इसके बारे में जान लेते हैं। मान लो कि लॉ तो भाई पसंद आ गया एमपी को, अब उन्होंने कह दिया कि इसे पास करेंगे, लेकिन क्या हुआ, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने कह दिया भाई हमें पसंद नहीं आया ये, हमें साइन नहीं करना है इस पे। अगर उन्हें इतनी बात कह दी और साइन नहीं करे तो वो बिल पास नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए प्रेसिडेंट जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लेजिस्लेचर में। उनके सिग्नेचर के बिना कोई भी बिल फाइनली पास नहीं हो सकता। ये हमने जाना लेजिस्लेचर के बारे में। अब इसके बारे में और जान लेते हैं कि लेजिस्लेचर में आते कौन कौन है। कौन कौन आते हैं आपको पता है? 3 लोग आते हैं, मैंने हिंट दे दी, जरा सोचो तब तक कौन कौन 3 लोग हो सकते हैं। लेजिस्लेचर में पहली होती है राज्यसभा। अब ये राज्यसभा कैसी सभा है दोस्तों? राज्यसभा वो सभा है जिसमें 250 मेंबर हो सकते हैं। 250 मेंबर से अधिक मेंबर इसमें नहीं हो सकते। अब ये 250 मेंबर्स में से इस समय जो 230 मेंबर हैं वो तो हैं स्टेट के, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जो सिलेक्ट होकर आए हैं। 238 हैं दोस्तों। और जो बाकी 12 हैं वो यूनियन टेरिटरी से आए हैं। ये जो 12 हैं ना दोस्तों, ये आए हैं नॉमिनेट द्वारा, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने नॉमिनेट करा है। क्यों करा है? क्योंकि ये उत्कृष्ट काम करा है इन्होंने। कौन कौन से क्षेत्रों में? कोई संगीत के क्षेत्र में है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में है, कोई किसी और क्षेत्र में विकास कर रहा है, तो उसमें जो अच्छा काम करता है उसे हमारे राष्ट्रपति साहब नॉमिनेट कर देते हैं। ये 2 हमने जाना। अब इसके बारे में राज्यसभा कैसी बॉडी है दोस्तों? राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। परमानेंट क्यों है? परमानेंट का मतलब तो समझ गए, मतलब पक्की है, इसका डिसोल्यूशन नहीं हो सकता। अब ये डिसोल्यूशन क्या है भाई? केमिस्ट्री जैसा लग रहा होगा। डिसोल्यूशन नहीं हो सकता मतलब इसे भंग नहीं कर सकते। जैसे ही एक बार ये फॉर्म हो गई उसके बाद इसे भंग नहीं करा जा सकता दोस्तों। और इसकी बात क्या है? राज्यसभा के 1/3 मेंबर लेकिन चेंज जरूर होते हैं। कब होते हैं? एवरी 2 ईयर। हर 2 साल बाद इनके मेंबर्स चेंज होते हैं। इनका हेड कौन होता है? हेड होता है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इस समय कौन है? वाइस प्रेसिडेंट इस समय जगदीप धनखड़ है दोस्तों। इतना तो आपको पता ही होगा। ये हमने जाना राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, ये कैसी बॉडी है, कितने मेंबर्स चेंज होते हैं, इनके हेड कौन होते हैं, ये हमने इसके बारे में जान लिया। अब इसके बाद अगली बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं दोस्तों? लोकसभा में कितने मेंबर्स हो सकते हैं भाई, बोलो। लोकसभा में मैक्सिमम 550 मेंबर्स हो सकते हैं। 550 मेंबर्स से ज्यादा नहीं हो सकते इसमें। अब इस समय प्रेजेंट में कितने हैं इसमें? प्रेजेंट में है इसमें 543 मेंबर्स। 543। अब ये 543 में से जो 530 है वो तो रिप्रेजेंट हो गए हैं, स्टेट से सिलेक्ट हो गए हैं भाई। आप हमने चुना है उन्हें, रिप्रेजेंटेड बाय स्टेट। और बचे हुए जो 13 मेंबर्स हैं
उन्हें किसने चुना है? उन्हें चुना है यूनियन टेरिटरीज ने। वो यूनियन टेरिटरी से सिलेक्ट होकर आए हैं। ये हमें जाना लोकसभा के बारे में। और लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा में एक एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है उसको फॉलो करा जाता है। अभी एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है? वैसे तो आप सबको पता ही है, बस वर्ड आपको ये फ्रेंचाइजी एडल्ट नया लग रहा होगा, वैसे तो पता है। एडल्ट फ्रेंचाइजी दोस्तों एक ऐसा नियम है जिसमें 18 वर्ष से ऊपर जितने भी युवक हैं या युवतियां हैं वो सब वोट देने जा सकते हैं। ये बताता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब वो वोट देने जाते हैं तो जेंडर इक्वलिटी भी रहती है। यही एक खास बात है हमारी डेमोक्रेसी की। ये हमने जाना इसके बारे में। इसमें दोस्तों रिजर्वेशन किसे किसे मिलता है? रिजर्वेशन यहां पे किसे किसे मिलता है? तो रिजर्वेशन इसमें एससी और एसटी को ही मिलता है बस, बाकी किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। सरकार कितने साल तक चलती है इसकी? सरकार चलती है 5 साल तक। अब चलो 5 साल तक तो चली, अब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, मान लो युद्ध हो गया पड़ोसी देश से या कोई आपात की स्थिति आ गई, तो उसमें क्या होगा? उसमें कितना बढ़ा सकते हैं मैक्सिमम? उसमें इस 5 को 5.5 ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। ये हमने जाना लोकसभा के बारे में। अब इसका जो तीसरा एक अभिन्न आना है उसे हम जान लेते हैं, जो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को भी जान लेते हैं भाई। प्रेसिडेंट इस समय कौन है? ये तो सबको ही पता होना चाहिए और पता भी होगा, क्योंकि ये भी नहीं पता तो फिर तैयारी करने का ही फायदा नहीं दोस्तों। प्रेसिडेंट हमारे यहां के डी जूरी होते हैं। अभी डी जूरी का मतलब क्या है? डी जूरी का मतलब है इनके पास सिर्फ फॉर्मल पावर्स हैं, रियल पावर्स इनके पास नहीं है। ये जो भी डिसीजन लेंगे वो मंत्रिमंडल की, प्रधानमंत्री की, या जो भी सीनियर आईएएस ऑफिसर्स वगैरह अपॉइंट होते हैं ऊंची पोस्ट पर, उनकी सलाह से लेंगे। ये अकेले कोई काम नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कैसे होते हैं मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। प्रेसिडेंट के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। अब ये इनडायरेक्ट क्यों होते हैं? सोचो, पता लग जाएगा क्यों होते हैं। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, जस्ट आया दिमाग में। इनडायरेक्ट इलेक्शन इसलिए होते हैं दोस्तों क्योंकि इनके पास रियल पावर्स ही नहीं है, और जब रियल पावर्स ही नहीं है तो खाली इतना खर्चा करने से भी कोई फायदा नहीं है। इतना लंबा चौड़ा खर्चा करते हैं देश और पावर्स उनके पास रियल है नहीं, तो फिर उस इलेक्शन का भी कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो वोट देते हैं वो हमारे यहाँ के एमपी एमएलए वोट देते हैं, यानी हम सिलेक्ट करते हैं। तो वो फिर उनकी वोट वैल्यू जो है वो भी अलग अलग होती है। एमपी की वोट वैल्यू वो अलग होती है, एमएलए की वोट वैल्यू वो भी अलग होती है। अब वो वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है? वो वोट वैल्यू दोस्तों जो भी वहां के स्टेट की जो पॉपुलेशन होती है और जो भी एमएलए का काउंट होता है उसके आधार पर रेशियो लेकर 100 से मल्टीप्लाई करा जाता है। और उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस हमें पता होना चाहिए कि वोट वैल्यू सबकी अलग अलग होती है। ये हमने इसकी तीसरी बात जानी, डिफरेंट वोट वैल्यू ऑफ एमपी एमएलए। ठीक है। अच्छा, अपने यहां जितने भी हाईएस्ट पोजीशन है, प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, इनके लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो सबके लिए एक तो सेम ही है कि सबको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। और क्या है, इनके लिए जो है कम से कम उम्र जो है 35 साल होनी चाहिए। 35 साल से अगर आप ऊपर हैं तभी एलिजिबल हैं, वरना आप एलिजिबल नहीं हैं इलेक्शन में लड़ने के लिए। ये इसकी दूसरी बात और हमने जानी। इस तरह से हमने प्रेसिडेंट के बारे में जान लिया, और ये तीनों पार्ट मिलाकर
लेजिस्लेचर का काम करते हैं। अब हमने एक बात और समझ लेते हैं कि जो हमने ऊपर के दो पढ़े, राज्यसभा और लोकसभा, वो तो प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं, उनका वर्क प्रत्यक्ष रूप से है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो भी लेजिस्लेचर का ही हिस्सा है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से है, प्रत्यक्ष रूप से वहां पे नहीं है। आया कुछ समझ में? ये भी एक इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने सोचा आपको बता दूं, आपके शायद कुछ काम आए। इसके बाद हम एग्जीक्यूटिव देखते हैं। अब एग्जीक्यूटिव की जरूरत क्या है और इसका हिंदी का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव होती है कार्यपालिका। अब मान लो कोई ऊपर से बिल तो आ गया कि इस पे काम करना है भाई, लेकिन नीचे वाले ही नहीं है जो उसे आगे पास कराएं, आम जनता तक पहुंचाएं, तो क्या कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सिमिलरली ये एग्जीक्यूटिव का भी वर्क होता है। एग्जीक्यूटिव्स कौन कौन होते हैं? एक होते हैं हमारे पीएम साहब, प्राइम मिनिस्टर जी, नरेंद्र मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर जी। जो पावर्स हैं उनके लिए कौन कौन से आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनकी पावर्स के बारे में बताते हैं? 74, 75, 78 एंड 366 ये बताते हैं उनकी जो पावर्स हैं या जो उनके स्टैब्लिशमेंट के लिए जो रूल्स बनाए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ये 4 आर्टिकल बताते हैं। ये हमारे डी फैक्टो होते हैं। अब ये डी फैक्टो क्या है? मतलब यही मेन लीडर हैं, रियल पावर होल्डर, इन्हीं के पास सरकार की मेन पावर्स हैं दोस्तों। भाई जितने भी हमारे प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे ऊंची ऊंची पोस्ट के कैबिनेट मंत्री, वो सब इन्हें जो जो ये रिकमेंड करेंगे उन्हीं को वो करेंगे। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन से इनके लिए जनता इन्हें चुनती है, तो इनके पास लोगों का भरोसा भी है। ये एक बात और हो गई। इनके पास कई इंपॉर्टेंट विभाग भी हैं, जैसे कि हमारे मोदी जी के पास रक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतरिक्ष विभाग है। और कौन सा विभाग है दोस्तों? एटॉमिक ऊर्जा विभाग है। और काफी इंपॉर्टेंट विभाग है उनके पास। और जितनी भी कैबिनेट है उनके मुखिया भी यही है। तो मेन डिसीजन इन्हीं का होता है दोस्तों। ये हमने जाना प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में। अगले हैं दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। अब इनके लिए कौन सा आर्टिकल है जो बताता है? इनके लिए आर्टिकल है 66। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो सेंट्रल लेवल की होती हैं उनके मेन चांसलर होते हैं। जितनी भी आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देखी होंगी उनके मेन चांसलर वाइस प्रेसिडेंट को ही बनाया जाता है। और इनका क्या काम है? ये हेड होते हैं। किसके हेड होते हैं? राज्यसभा के। ये तो हमने जाना ही था। और क्या है? और ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन है कंट्री में। पहला इंपॉर्टेंट कौन है दोस्तों? पहले इंपॉर्टेंट हमारे प्रेसिडेंट हो गए। अब प्रेसिडेंट के बाद इनकी इंपॉर्टेंस है, उनके बाद अगर मान लो उनकी तबीयत खराब हो जाए या कुछ हो जाए तो उनके बाद जो मेन फैसले होंगे वो सारे इन्हीं को लेने पड़ेंगे। तो इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव में। इसका जो थर्ड है वो है हमारी कैबिनेट। कैबिनेट के बारे में आपने सुना होगा। कैबिनेट में कौन कौन होते हैं? कैबिनेट में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? टोटल 20 मेंबर्स होते हैं। ये 20 मेंबर्स जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि हमारे राजनाथ सिंह जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, निर्मला सीतारमन जी हो गई। तो जो इंपॉर्टेंट विभाग हैं, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, उनका एक स्मॉल ग्रुप होता है
जो काफी बड़े बड़े फैसले लेता है, नीतियों के निर्धारण करता है, काफी अहम रोल प्ले करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को हेल्प करता है, डील करता है काफी सारे विभागों के साथ। ये कैबिनेट का काम हो गया। कैबिनेट के बाद हम अगला देखते हैं जो कि है जुडिशरी, जो इसका थर्ड इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी का। अब जुडिशरी में सबसे हाईएस्ट रोल इसी का माना जाता है। मान लो आपके घर में दो लोगों की लड़ाई हो जाए तो आप सबसे पहले किसके पास जाओगे? अपने पापा के पास जाओगे? तो ऐसा ही समझ लो भैया अपनी कंट्री के पापा यही हैं, यही सारे अहम फैसले लेंगे अगर किसी में विवाद हो जाता है। इनमें सबसे मुख्य होता है सुप्रीम कोर्ट। इसका आदेश कोई नहीं टाल सकता। सुप्रीम कोर्ट के डील कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 124 बताता है दोस्तों, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट है या जो भी रूल्स फॉर्मेशन है उनके बारे में आर्टिकल 124 बताता है। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 30 जजेस होते हैं। अब 30 जजेस में एक होता है चीफ जस्टिस और 29 एडिशनल जज होते हैं। इसमें प्रोसीडिंग कैसी होती है? अब आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाओ तो वहां तो प्रोसीडिंग हिंदी में होगी, लेकिन यहां की जो प्रोसीडिंग है ना भाई साहब, वो इंग्लिश में ही होगी। हिंदी वहां पे बैलेट नहीं है। आपको सब वहां इंग्लिश ही बोलते दिखेंगे, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे भाई कहां आ गए। सुप्रीम कोर्ट में पहले 1976 के रूल चलते थे, वो चेंज होकर अब 2013 में परिवर्तित हुए हैं। अब नए रूल्स वहां पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हमारे प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं। जब इसकी बात हो गई, जितने भी मुख्य हैं ऊपर पद के अधिकारी उन्हें हमारे प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट क्या होता है? एक स्टेट में हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट। जितने भी राज्य में कोर्ट में केस आएंगे उनका निवारण इसी को करना है। हाई कोर्ट टोटल कितने हैं? टोटल 24 हाई कोर्ट्स हैं। 3 राज्य ऐसे हैं जिनके खुद के हाई कोर्ट नहीं है, तो उनके फैसले दूसरे राज्यों के आस पड़ोस के हैं वो करते हैं। इनमें अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट आपको क्लियर ही है, हमारे प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं। अब प्रेसिडेंट साहब किससे पूछ के करते हैं? क्योंकि अकेले तो उन्हें करना नहीं है भाई, अपनी कंट्री के नियम है। वो पूछते हैं चीफ जस्टिस से, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हैं। और भी देख दो लोग सलाह लेते हैं। जहां के स्टेट में इन्हें हाई कोर्ट में जज अपॉइंट करना है, वहां के चीफ जस्टिस से भी ये पता करेंगे, उनसे सलाह लेंगे। और ये वहां के राज्य के गवर्नर जो होते हैं उनसे भी सलाह लेंगे। ऐसे ही अपॉइंट करेंगे। अगर यहाँ का जो है जज रिजाइन करना चाहे तो वो कैसे रिजाइन कर सकता है? अगर उसका रिमूवल हो जाए, अगर उसे निकाल दें प्रेसिडेंट कि भाई तुम्हारा काम अच्छा नहीं है तुम निकलो। और क्या हो सकता है? अगर उसका ट्रांसफर हो जाए, एक जगह से वो दूसरी जगह चला जाए, तो भी वो वहां से हट सकता है। ये हमने जाना हाई कोर्ट के बारे में। इसके बाद एक छोटा सा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसे भी देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो दोस्तों हमने 2 कोर्ट्स के बारे में जान लिया। एक था सुप्रीम कोर्ट, दूसरा था हाई कोर्ट। अब हम तीसरा कोर्ट देखते हैं, वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके साथ डील करता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो सारे मैटर्स क्रिमिनल के या अदर केसेस के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ रहे हैं
वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डील करता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक इजी वे है, कन्वीनियंट वे है। जो भी पास के लोग हैं वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर पहले केस को आसानी से सुलझा सकते हैं। जाके वो फिर हाई कोर्ट के चक्कर लगाएं तो वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाए गए थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो मेनली मैटर्स डील होते हैं वो क्रिमिनल वाले होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक मेन जज होता है, बाकी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस होते हैं, जो मेन जज होता है उसका फैसला एडिशनल वालों को ही मानना पड़ता है। वर्कलोड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेन जज करता है। तो ये हमने जाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। और इससे पहले हमने दोस्तों एक सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था। सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको एक रूल बताया था जो चेंज हुआ है, तो मैंने आपको 76 बता दिया था, लेकिन वो 76 की जगह 66 है। 66 वाले नियमों से 2013 वाले नियम आए हैं, वो रेगुलेट हुए हैं। ये इसके बारे में मैंने आपको एक डिटेल बता दी, ये इसके बारे में देख लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।